बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस लेक्चर में हम बेस थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे और फिर बेस थ्योरम को प्रूव करेंगे और कुछ उसकी एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बेस थ्योरम की मदद से सॉल्व होते हैं। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक टू फॉलो। बेस थ्योरम: if the events b1 b2 bk constitute a partition of the sample space। पार्टीशन से क्या मुराद है? ये आपको आपने स्टैट थ्री में पढ़ा हुआ है, पर इसमें प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है। ये कहता है कुछ इवेंट्स हैं b1 b2 b3 अप टू bk, ये इस सैम्पल स्पेस की पार्टीशन करती हैं। इसका मतलब ये है कि इन तमाम इवेंट्स की यूनियन से सैम्पल स्पेस S बन जाएगी और इनमें से किसी दो की इंटरसेक्शन दी जाए तो वो एक एम्प्टी सेट आएगा। क्या समझ आइए? पार्टीशन यानी इन तमाम सेट्स की, तमाम इवेंट्स की यूनियन से सैम्पल स्पेस एस बनेगी और इनमें से किसी दो की भी जब भी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एक एम्प्टी सेट आएगा। ये था इसका मतलब पार्टीशन का। तो जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसमें जो कंडीशन उसने दे दी है किस्म की, वो ये है कि ये इवेंट्स हैं जो कि सैम्पल स्पेस की पार्टीशन बना रही हैं, such that p of bi is not equal to 0 for I varies from 1 2 3 up to so on up to k। यानी वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन भी जीरो नहीं है, आई की जगह वन डालते हैं, आई की जगह टू डालेंगे, आई की जगह फिर थ्री अप टू सो ऑन, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बी वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कहा है? बी वन से लेके बी के तक इवेंट्स हैं जो कि सैम्पल स्पेस की पार्टीशन बनाती हैं और उन तमाम की प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो नॉन जीरो हैं। देन फॉर एनी इवेंट ए इन सच दैट, अब ये जो सैम्पल स्पेस थी उसकी कोई भी इवेंट ए लें तो इस तरह के उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो ना हो, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? पी ऑफ बी वन कंडीशनल ए। इसको पढ़ते कैसे हैं? ये बी आर पढ़ना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर व्हेन इवेंट ए हैज अकर्ड। क्या है जी? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर व्हेन इवेंट ए हैज अकर्ड, ये आर जो है आपके पास वन टू थ्री अप टू सो ऑन। यानी कहना वो ये चाह रहा है कि आपके पास अगर बी वन बी टू बी थ्री अप टू सो ऑन सैम्पल स्पेस की पार्टीशन बना रही हैं ये इवेंट्स, और इन तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो ज़ीरो नहीं हैं, नॉन ज़ीरो हैं सबकी। पी ऑफ बी वन भी नॉन ज़ीरो है, पी ऑफ बी टू भी नॉन ज़ीरो है। तब कोई भी इवेंट आपने ए लें अगर सैम्पल स्पेस की जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो ना हो, तो फिर ये वाली प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है आपने, ये क्या है? ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर, इनमें से बी वन की, बी टू की, बी के की, गिवन दैट द इवेंट ए हैज़ अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर व्हेन इवेंट ए हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर इंटरसेक्शन ए ओवर सिग्मा के आई वेरीज फ्रॉम वन टू के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटरसेक्शन ए फॉर आई आर। आपके पास जो है जो आई जो है वन टू थ्री के तक आपके पास वैल्यू जा रही है। यानी आर यहाँ पे आपने उसने उसने आर लगाया हुआ है, आर की वैल्यू क्या आपके पास है? वन टू थ्री। यानी आप यहाँ पे आर की जगह वन लगाएं तो क्या बन जाएगा? पी ऑफ बी वन व्हेन इवेंट ए हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू पी ऑफ बी वन इंटरसेक्शन ए ओवर, ये तो सम है उनका, ये सब का सम है। तो आपको पी ऑफ बी आर इंटरसेक्शन ए का जो फॉर्मूला है वो भी अगर आप लगाएं कंडीशनल प्रॉपर्टी का, तो वो क्या बनता है? पी ऑफ बी आर इंटू पी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी आर हैज़ अकर्ड, और ये उनका सम है। तो मैं क्विकली इस स्टेटमेंट को ज़रा आपको बता दूं कि बेसिकली है क्या। वो कहता है सैम्पल स्पेस एस की कुछ इवेंट्स हैं जो कि सैम्पल स्पेस की पार्टीशंस बना रही हैं, और एक इवेंट ए है जिसका हमें पता चल चुका है। तो फिर इन पार्टीशंस वाली जो इवेंट्स हैं इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ए का पता चल चुका हो वो किस तरह आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी आर हैज़ अकर्ड।
तो ये आपके पास आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर आपने निकालनी है, उसको मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी आर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि इवेंट बी आर हैज़ अकर्ड। और इसी तरह ये तमाम का सम है नीचे, आई वेरीज फ्रॉम 1 to k, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट इवेंट बी वन हैज़ अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट इवेंट बी टू हैज़ अकर्ड एंड अप टू सो ऑन। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूव करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस का आप अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि ये एमएससी मैथ्स में 2012, ये यहाँ से देखें 2000, 2001, 2003, 2004, 5, 6, 7 और 12। अब ये वो पेपर्स हैं जो मुझे मिल सकें और वो मैंने लगवा दिए हैं। इनके अलावा भी ये बेस थ्योरम बहुत दफ़ा आया हुआ होगा। तो ये स्टेटमेंट थी। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो B1 B2 B के चूँकि पार्टीशन बना रही हैं सैम्पल स्पेस की, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी क्योंकि उनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि बी आई इंटरसेक्शन बी जे इज फाई व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3 के, यानी B1 इंटरसेक्शन B2 जो है वो फाई होगी, B1 इंटरसेक्शन B3 भी फाई होगी, B2 इंटरसेक्शन B3 भी फाई है और B4 इंटरसेक्शन B5 ये भी फाई है। तो ये सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इनकी यूनियन जो है वो हमारे पास एस है, वो तो हमें पहले ही पता है। अब हमने कोई एक इवेंट ले ली है, लेट ए बी एनी इवेंट देन टेकिंग इंटरसेक्शन वी हैव। अब आप ए की इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, बी आई इंटरसेक्शन बी जे इज इक्वल टू फाई, इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन लें। तो अब क्या हमारे पास फिर बन गया कि ये भी इवेंट जो हैं बी आई इंटरसेक्शन बी जे इंटरसेक्शन ए, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। लेकिन आप इसके ऊपर ज़रा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें तो क्या बनेगा, बी आई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जे इंटरसेक्शन ए। तो इससे क्या पता चला कि बी वन इंटरसेक्शन ए, B2 इंटरसेक्शन ए, B3 इंटरसेक्शन ए अप टू सो ऑन बी के इंटरसेक्शन ए आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कैसे पता चला हमें कि जब हम आई और जे डिफरेंट लेते हैं, यानी B1 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन ए वो फाई आती है। तो फिर हमें क्या पता चला, B1 ए और B2 ए, अब ये सारी की सारी हमारे पास क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। नेक्स्ट डायग्राम ज़रा गौर से देखें आप कि ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है ये सैम्पल स्पेस है और सैम्पल स्पेस की चूँकि पार्टीशन जो थी वो B1 B2 B3 अप टू बी के जो हैं ये पार्टीशन बना रही थी। तो बी, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इन तमाम के यूनियन से रेक्टेंगल बनती है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये B1 और ये जो है आपके पास ये B2 है। B1 और B2 में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, वो लहदा से एक पोर्शन है, ये लहदा से है। इसी तरह B3 और लहदा पड़ा हुआ है, B4 भी लहदा पड़ा हुआ है, B5 भी लहदा, अप टू सो ऑन। ये तमाम जो हैं ये इनकी इंटरसेक्शन आपस में किसी में भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इंटरसेक्शन फाई है और इनकी यूनियन से आप देख रहे हैं पूरी रेक्टेंगल बन रही है। तो ये तो आपको समझ आ गई होगी कि सैम्पल स्पेस की पार्टीशन हमने डिस्कस की है यहाँ पे डायग्राम में। इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर दैट द इवेंट ए इज़ द यूनियन ऑफ दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सब सारी बात है, जैसे मैंने आपको बताया आपको कि B1 B2 B3 तमाम की जो है उनसे मिल के रेक्टेंगल बन रही है, तो ये उनकी यूनियन है। तो इवेंट ए कैसे आएगी, आप बड़े गौर से देखें। B1 की इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो इतना सा पोर्शन आता है, इसी तरह B3 की इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो इतना सा पोर्शन आता है, B2 की ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो आता ही कुछ नहीं है, B4 की ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो ये आता है पोर्शन, अप टू सो ऑन। अब इन तमाम इंटरसेक्शंस की जब हम यूनियन लेंगे तो बचेगा तो सिर्फ यही ना, मसलन इस पोर्शन की यूनियन, इस पोर्शन की यूनियन, इस पोर्शन की यूनियन और कोई और पोर्शन जो आए हुए हैं उन तमाम की यूनियन लेते जाएं अगर हम। जैसे ये B5 और ए की इंटरसेक्शन में ये पोर्शन आता है, ए और B5 की इंटरसेक्शन में ये पोर्शन आता है। तो ये पोर्शन जो है आपके पास ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और जिस आगे आने वाले सारे पोर्शन की इंटरसेक्शन जो आपने ली हुई है उन तमाम की अगर यूनियन लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए। तो हमने ये देखा कि B1 इंटरसेक्शन ए, B2 इंटरसेक्शन ए, B3 इंटरसेक्शन ए अप टू बी के इंटरसेक्शन ए जो हैं ये पार्टीशन बनाएंगे किसकी, ए की, क्योंकि इन तमाम की यूनियन ए बनती है
और इनकी जो है आपस में इंटरसेक्शन फाई है। अब प्रोबेबिलिटी ले ली आपने इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई इनकी प्रोबेबिलिटी। तो जो लॉ ऑफ एडिटिव प्रोबेबिलिटीज है उसमें आपको याद हो कि अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो है उनकी प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर हो जाती है। तो ये बी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन ए यूनियन B2 इंटरसेक्शन ए अप टू सो ऑन जब आप लेते जाएंगे तो ये इन तमाम की प्रोबेबिलिटीज का सम आएगा। ये बनेगा P ऑफ B1 इंटरसेक्शन ए प्लस P ऑफ B2 इंटरसेक्शन ए अप टू सो ऑन। यानी ये आपके पास जो इवेंट्स थी B1 इंटरसेक्शन ए B2 इंटरसेक्शन ए सारी म्यूचुअली क्या थी, एक्सक्लूसिव थी। इसलिए इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो है उनकी प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर होगी। तो अब ज़रा हम चलते हैं कि इसको सिग्मा की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to k PBI इंटरसेक्शन ए, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो लगा के ये बन जाएगा। यानी आपको याद होगा पी ऑफ ए कंडीशनल बी आई किसके बराबर होता है, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी आई। इसलिए यहाँ से ये इसकी वैल्यू ये निकलती है, पी ऑफ बी आई इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आएगी पी ऑफ बी आई इंटू पी ऑफ ए कंडीशनल बी आई। तो हमने ये फिर बाकायदा जो है यहाँ पे एक चीज़ प्रूव की है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये आगे चल के इस्तेमाल होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस इक्वेशन में हमने प्रूव कर दिया कि इसके बराबर है। बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी हैव, ये याद है हमने मालूम तो ये करना ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर व्हेन इवेंट ए हैज अकर्ड, वो किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने ऊपर यहाँ निकाली है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पुट कर देंगे इस पी ऑफ ए की जगह, यहाँ पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू, तो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर व्हेन इवेंट ए हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर इंटरसेक्शन ए ओवर सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to k प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटरसेक्शन ए। और ये ऊपर क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगा के जैसे मैंने भी बताया था, P of BR प्रोबेबिलिटी ऑफ BR इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट BR हैज अकर्ड। इसी तरह ये तीन इनका जो है पार्टीशन वाली जो प्रोबेबिलिटीज का आपने नीचे फिर सम लिया हुआ है। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अब बेस थ्योरम को और ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसकी एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको इसकी और मज़ीद जो है इसकी स्टेटमेंट भी समझ आएगी और इसका प्रूफ भी समझ आएगा। A factory production line is manufacturing boards using 3 machines A, B and C। कोई फैक्ट्री है जो बोर्ड्स बना रही है और बोर्ड बनते हैं 3 मशीन्स के ऊपर। प्रोडक्शन लाइन से मुराद ये है, यानी जब ये जो फैक्ट्री में चीज़ें बनती है ज़रूरी नहीं कि एक ही मशीन सारा कुछ बना दे। आपको याद है कि स्टिचिंग वाली कुछ और होगी और वो जो कटिंग वाली मशीन कुछ और होगी। इसी तरह जब आपको जूस वगैरह देख रहे हैं तो जूस में भी यही पैकिंग वाली कोई और मशीन होगी, बाकी चीज़ें करने के लिए कोई और मशीन होगी। तो ये बोर्ड बनाने के लिए अब जो प्रोसेस है वो 3 मशीनों पे मुकम्मल होता है, मशीन ए, बी एंड सी। Of the total output, machine A is responsible for 25%, machine B is for 35% and machine C for the rest। ये responsible से मुराद ये है कि जो प्रोडक्शन है उसमें से मशीन A से 25% बोर्ड्स जो हैं वो बन, यानी 25% वो काम करती है। मशीन B जो है वो 35% करती है और रेस्ट पे रह जाएगा 25 + 35 करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 40। तो मशीन सी जो है 40% उसके ऊपर काम होता है। इट इज नोन फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द मशीन्स दैट 5% ऑफ द आउटपुट फ्रॉम ए इज डिफेक्टिव, 4% फ्रॉम मशीन बी इज डिफेक्टिव एंड 2% फ्रॉम सी इज डिफेक्टिव। अभी तक क्वेश्चन क्या समझ आया कि एक बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो उसमें 3 मशीनों पे प्रोसेस होता है बोल्ट बनने का, और पहली मशीन ए जो है उस पर 25% काम होता है, मशीन बी पे 35% और मशीन सी पे 40%। अब जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि जो मशीन ए है वो 5% उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट वो डिफेक्ट आ जाता है जब उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है अपने प्रोसेस में, तो 5% डिफेक्ट होता है, और मशीन बी में 4% और मशीन सी में 2%।
abort is chosen at random from the production line and found to be defective। अब ये इवेंट आ गई है जो कि क्या हुआ है आपके पास, जो बोल्ट चूज कर लिया गया और वो डिफेक्टिव है, ये इवेंट होगी ना डिफेक्टिव बोल्ट। आगे क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम मशीन ए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन ए से आया है या मशीन बी से आया है या मशीन सी से आया है। देखें जो हमने बेस थ्योरम प्रूव किया अभी, उसमें बेसिकली दो तरह की इवेंट्स का जिक्र है। एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जो पार्टीशन बनाती हैं सैम्पल स्पेस की, और एक फिर वो बात करता है ऐसी एनी इवेंट की। अब यहाँ जो हमारे पास इवेंट्स हैं इनको इनमें देखना यह है कि पार्टीशन बनाने वाली कौन सी इवेंट्स हैं। तो भाई डेफिनेटली पार्टीशन बनाने वाली इवेंट्स जो हैं मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, यानी जो बोल्ट मशीन ए से प्रोडक्शन फ्रॉम ए, प्रोडक्शन फ्रॉम बी और प्रोडक्शन फ्रॉम सी, ये तीनों मिलके 100% बनाती हैं और इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। मशीन ए ने जो अपना काम करना है वो उसका कोई भी काम जो वर्किंग मशीन ए करती है बोल्ट बनाने के सिलसिले में बी नहीं करती, बी अपना काम करती है, सी अपना काम करती है। तो बेस थ्योरम का हमें समझ आ गया कि वो जो बी आर इवेंट्स थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो थी, वो ए बी सी हैं। और जो एनी इवेंट ए कहता था वो हमारे पास होगी ये वाली डिफेक्टिव वाली, जो उसने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज केम फ्रॉम मशीन ए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, a board is chosen at random from the production line and found to be defective, ये जो found to be defective है ये वो एनी इवेंट है। बात क्लियर होगी ना, फाउंड टू बी डिफेक्टिव जो यहाँ पे लिखा है ये एनी इवेंट है। तो अब हम पार्टीशन वाला ये जो फाउंड टू बी डिफेक्टिव है ये एनी इवेंट है, और पार्टीशन वाली इवेंट जो हैं वो ए बी सी हैं। तो इस डाटा को ज़रा हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। यानी हमने ये जो मशीन ए जो मालूम करनी है, क्या कहा हुआ उसने, मशीन ये जो ए पार्ट है वो क्या सॉल्व करना है, डिफेक्टिव का पहले ही पता चल चुका है। तो हमने मालूम करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन ए से आए, यानी हमने मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट इट इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव पता चल गया हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करनी है कि मशीन ए से वो आ रही है डिफेक्टिव, यानी या यूं कह सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोर्ड केम फ्रॉम मशीन ए। तो ये आपने बेसिकली पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोर्ड फ्रॉम ए। दूसरा ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोर्ड फ्रॉम मशीन बी, यानी आप ये करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी सच दैट द बोर्ड इज डिफेक्टिव, द या यू कह सकते हैं द इवेंट दैट बोर्ड इज डिफेक्टिव हैज अकर्ड। इसी तरह ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशनल डी, यानी आपने मशीन सी से जो मालूम करनी है, तो व्हाट इज द यानी डिफेक्टिव बोर्ड फ्रॉम मशीन सी। तो क्विकली मैं बताता चलूँ कि आपने जो बेस थ्योरम लगाना है उसमें पार्टीशन वाली जो इवेंट्स हैं वो ए बी सी हैं, और जो एनी इवेंट ए जो करनी थी वो आपके पास यहाँ पे डी दी हुई है। तो अब जरा लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर द इवेंट्स। डी, बोर्ड इज डिफेक्टिव, ए, बोर्ड इज फ्रॉम मशीन ए, B, bolt is from machine B, and C, bolt is from machine C. It is given that P of A is equal to 25%। 25% से बरात क्या है, 25/100, वो बन जाएगा 0.25। P of B 35%, वो बन जाएगा 35/100 0.35। और P of C हमारे पास बच गया था 40%, जो कि 40/100 मीन 0.4। It is also given that P of D A is 5%। ये बता दिया गया था ना सर कि जो मशीन ए से प्रोडक्शन है उसमें डिफेक्टिव जो डिफेक्टिव बोर्ड्स जो बन रहे हैं वो 5% है, तो 0.05 हो जाएगा। मशीन बी से डिफेक्टिव, यानी ये क्या कहा, डिफेक्टिव फ्रॉम ए, डिफेक्टिव फ्रॉम बी 4% दी हुई है, और डिफेक्टिव फ्रॉम सी जो है हमारे पास क्या है 2%। अब यूजिंग बेस थ्योरम वही है, बेस थ्योरम में क्या करते होते हैं याद करें, ये एनी जो हमारे पास इवेंट ए है वो आपने मालूम करनी है, यानी मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, ये 3 इवेंट जो थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी, ये पार्टीशन बना रही थी। ये वो बेस थ्योरम की बी आर जो B1 B2 B3 हमने सपोज की थी ना, बी के तक इवेंट्स ये वो हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे कि डिफेक्टिव बोल्ट इज 25%, 25% से बरात क्या है 25/100 मीन 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25 से बरात क्या है 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25 से बरात क्या है 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25 से बरात क्या है 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25 से बरात क्या है 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25 से बरात क्या है 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25 से बरात क्या है 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25 से बरात क्या है 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25 से बरात क्या है 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25 से बरात क्या है 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25 से बरात क्या है 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25 से बरात क्या है 0.25। 25 से बरात क्या है 0.25, 25
केम फ्रॉम मशीन ए। तो उसके लिए आपको याद है क्या लगता थ्योरम है, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंडीशनल ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंडीशनल ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में हम सम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंडीशनल ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंडीशनल बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंडीशनल सी। वैल्यूज ही सिर्फ इंसर्ट करने वाली रह गई हैं। पी ऑफ ए 0.25 है और वो पॉइंट पी ऑफ डी ए जो है वो 0.05 है, और डिनोमिनेटर में भी आपने यही किया 0.25 इंटू 0.05 प्लस 0.35 इंटू 0.04, ये पी ऑफ बी की वैल्यू 0.35 थी, पी ऑफ डी कंडीशनल बी की वैल्यू 0.04 थी, पी ऑफ सी की वैल्यू 0.4 और पी ऑफ डी कंडीशनल सी की वैल्यू 0.02। सिंप्लीफिकेशन कर लें तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई है, यानी ये क्या आ गया, डिफेक्टिव बोल्ट केम फ्रॉम ए की प्रोबेबिलिटी है 0.362। नेक्स्ट हमने मालूम करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट केम फ्रॉम मशीन बी। तो वो बी आप देख रहे हैं कि बेस थ्योरम अप्लाई किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट इवन डी हैज़ अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इन कंडीशनल बी। इसी तरह डिवाइडेड में तो डिनोमिनेटर में तो वही कुछ आना जो पहले आया था, और अब आप सिर्फ वैल्यूज डालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.35 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंडीशनल बी की वैल्यू 0.04, और डिनोमिनेटर में भी आपने वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं, तो सिंप्लीफिकेशन कर लें तो आंसर आपके पास 0.406 आता है। नेक्स्ट क्या जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशनल डी, के वो जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है कहाँ से, कि वो मशीन सी से आया। तो वंस अगेन बेस थ्योरम अप्लाई किया आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंडीशनल सी। यहाँ ये याद रखने के लिए ये बात जिन में रखें कि यहाँ सी कंडीशनल डी है तो यहाँ उसका उल्ट आता है डी कंडीशनल सी, यहाँ भी देख लें बी कंडीशनल डी है तो यहाँ उल्ट आता है डी कंडीशनल बी, और डिनोमिनेटर में तो सम आना ही आना है। इसकी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.232। तो ये हमारे पास इसका यानी प्रोबेबिलिटीज हमने मालूम कर ली हैं डिफेक्टिव बोल्ट केम फ्रॉम मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी रिस्पेक्टिवली। ये हमने तीनों प्रोबेबिलिटीज तो मालूम कर ली हैं। अब ये देखने के लिए कि ये जो हमारे आंसर्स हैं दुरुस्त हैं कि नहीं है, उसके लिए एक पहला मैं आपको बताता चलूँ कि जो इवेंट्स ए बी सी जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और पार्टीशन बना रही हैं, तो प्रोबेबिलिटीज जो हैं जो हमने तीनों मालूम की हैं इनका सम फिर 1 आना चाहिए। तो अब चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशनल डी किसके बराबर है, 0.362 प्लस 0.406 प्लस 0.232। तो जब हम सम करते हैं तो 1 आता है, तो हमारे आंसर जो हैं फिर वो ठीक हैं। और दूसरा ये कि ये इट्स नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि बेस थ्योरम की मदद से जब आपने सब सारी प्रोबेबिलिटीज़ मालूम की होंगी तो उनका सम फिर हमेशा 1 आएगा। सारी से मुराद ये है कि जो तीनों पॉसिबिलिटीज थी जो इवेंट्स पार्टीशंस बना रही हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज कंडीशनल टू द गिवन इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेंट्स of 3 urns 1 2 3 are as under white black red, यानी 3 urns हैं और उनमें 3 किस्म के बॉल्स पड़े हुए हैं, उनमें वाइट रेड और ब्लैक। वो अब कितने कितने पड़े हैं, अर्न 1 में 1 वाइट 1 ब्लैक और 1 रेड है, अर्न 2 में 2 वाइट 1 ब्लैक और 1 रेड है, अर्न 3 में 4 वाइट 5 ब्लैक और 3 रेड है। 1 अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अब इन तीनों अर्न में से एक अर्न सेलेक्ट कर लिया गया है एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन, और 2 बॉल जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं, दे हैपन टू बी वाइट एंड रेड। तो वो दोनों हमारे पास एक उनमें से वाइट है और एक रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे केम फ्रॉम अर्न 3, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि वो अर्न 3 से आए हैं। देखें अब ये क्लियरली पता चल गया, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। उसकी वजह क्या है कि अर्न 1 अर्न 2 अर्न 3 जो है वो तो पार्टीशन रहेंगे सैम्पल स्पेस की, क्योंकि इनमें कोई कॉमन तो नहीं होगा, यानी अगर जो बॉल अर्न 1 से आया वो 2 से तो नहीं आएगा, जो 2 से आया वो 3 से नहीं आएगा, जो 3 से आया वो 2 से नहीं आएगा। तो ये तो क्या होंगी, ये इवेंट्स जो होंगी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, और फिर तीनों का जो तीनों की प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास यूनियन है
वो सैंपल स्पेस पूरी बनेगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा। इससे पता चल गया कि ये बेस थ्योरम से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2014 में ये एमएससी मैथ वालों को क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी ने पेपर में पूछा हुआ है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देयर आर बॉल्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन, सो लेट अस कंसीडर द इवेंट्स। इवेंट्स फिर क्या हो गई हैं, 2 बॉल ड्रॉ की हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? दोनों वाइट हों, एक वाइट और एक ब्लैक हो। अच्छा ये ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइट ब्लैक करें या ब्लैक वाइट करें एक ही बात है, क्योंकि दोनों बॉल्स आपने निकाले हुए हैं इकट्ठे, तो उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि वाइट ब्लैक है या ब्लैक वाइट है। इसलिए ब्लैक वाइट और वाइट ब्लैक दोनों एक ही इवेंट हैं, और ये क्वेश्चन भी फिर कॉम्बिनेशन का हो जाएगा, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता, इंपॉर्टेंस नहीं रखता। या फिर ये सकता है कि एक वाइट और एक रेड हो, इसमें भी वही बात है, वाइट रेड या रेड वाइट एक ही बात है। और यहाँ फिर ये हो सकता है ब्लैक और रेड, ब्लैक रेड या रेड ब्लैक एक ही इवेंट है। और फिर ब्लैक ब्लैक ये तो सारी पता है ही इवेंट एक। तो ये हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज थी वो हमने लिख दी हैं कि वाइट वाइट हो सकता है, वाइट ब्लैक हो सकता है, वाइट रेड हो सकता है, ब्लैक रेड, ब्लैक 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 और रेड रेड। सिंस देर आर 3 अर्न्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अर्न इज 1/3। जारी बात है, 3 अर्न्स हैं तो टोटल जो उसकी आउटकम्स हैं वो 3 बनेगी, और पॉसिबल आउटकम्स 3 बनेगी। और उसमें जो अर्न 1 के फेवर में होगी 1 आउटकम होगी, इस अर्न 2 की फेवर में भी 1 आउटकम होगी, और अर्न 3 की फेवर में भी 1 आउटकम होगी। 3 अर्न जो हैं तो उनकी हर की प्रोबेबिलिटी जो है एक अर्न की 1/3 होगी। ट्री डायग्राम से देखें, यहाँ जरा देखें कि अर्न 1, अर्न 2, अर्न 3, और यहाँ ये जो ब्रांचेज हो रही हैं प्रोबेबिलिटी ट्री में, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि प्रोबेबिलिटी ट्री में जो ब्रांच होती है वो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये अर्न 1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो यहाँ इस ब्रांच के साथ 1/3 आएगा। अर्न 2 की प्रोबेबिलिटी 1/3, इस ब्रांच के साथ 1/3। अर्न 3 की प्रोबेबिलिटी 1/3 और इस ब्रांच के साथ 1/3 आएगा। अब अर्न 1 के बाद क्या हो सकता है, अर्न 1 से क्या क्या निकल सकता है? अर्न 1 में एक वाइट है और एक ब्लैक है, और एक वाइट है और एक रेड है, और एक यानी उसमें एक एक है सारा, एक ब्लैक, एक वाइट और एक रेड। हमें चाहिए वाइट और रेड की प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, याद करें, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कॉम्बिनेशंस का। वाइट रेड, कितने वाइट हैं? एक वाइट है। कितना आपने निकालना है वाइट? एक वाइट निकालना है, तो 1C1 आएगा। और कितने रेड हैं? ये बात हो रही है अर्न 1 की। अर्न 1 में कितने रेड हैं? 1 रेड है, और निकालना आपने एक रेड है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1C1। तो ये फेवरेबल आउटकम्स होगी। 1C1 क्रॉस 1C1, ये अर्न 1 में से रेड वाइट रेड बॉल ड्रॉ करने की फेवर में आउटकम्स जो है वो टोटल ये आ जाती हैं। और टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? अर्न 1 में टोटल हमारे पास हैं कितनी? 3 हैं, वो 3 यहाँ पे आ गया। और बॉल ड्रॉ कितने किए हैं? 2। अर्न 1 में आपके पास 3 बॉल्स हैं और ड्रॉ आपने 2 किए हुए हैं, तो 3C2 डिवाइडेड बाई 3C2। फिर मैं बताता चलूँ आपको, आपके अर्न 1 में 1 बॉल है, 1 वाइट है, तो ये ऊपर 1 आ गया। 1 वाइट ही आपने निकालना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा 1C1। अर्न 1 में 1 रेड है, 1 रेड ही आप निकालना चाहते हैं, तो आ जाएगा 1C1। 1C1 क्रॉस 1C1। और टोटल अर्न 1 में 3 बॉल्स हैं, 2 आप निकाल रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगी 3C2। इसलिए हमने 1C1 क्रॉस 1C1 इंटू 1C1 को डिवाइड किया 3C2 से। अब ये आप कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 1/3 ही आती है। तो अर्न 1 से वाइट रेड बॉल ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 1/3 आई है। इस ब्रांच की, ये जो ब्रांच के साथ लेबल है 1/3 लगाएंगे। अब बारी है अर्न 2 की। अर्न 2 में टोटल जो वाइट बॉल थे वो कितने थे, यानी अर्न 2 में से 2 वाइट भी आ सकते हैं। अर्न 1 में से 2 वाइट नहीं आ सकते थे, क्यों? क्योंकि अर्न 1 में वाइट है ही एक। तो ये जो चीज़ हमारे पास ये अर्न 2 के लिए आई है, ये एक्स्ट्रा चीज़ जो आई है, बाकी तो वही है, गौर करें आप। WB, WB, WR, यानी W मीन वाइट ब्लैक, ये वाइट ब्लैक है, वाइट रेड है, ब्लैक रेड है। ये वाइट वाइट यहाँ नहीं आया था, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे इसलिए आया है कि अर्न 2 में 2 वाइट बॉल से, इसलिए ये एक्स्ट्रा आ गया।
अब आप जाना कहाँ पे है, आपने जाना यह इस पे जाना है। एक आपको वाइट चाहिए और एक रेड चाहिए। अर्न टू में टोटल वाइट कितने हैं, 2, इसलिए यहाँ पे आपने 2 लगा दिया। और चाहिए एक वाइट, तो ये 2C1 आ गया। टोटल रेड कितने हैं, एक रेड, और चाहिए कितने रेड, एक, तो 1C1, 2C1 इंटू 1C1 डिवाइड बाई टोटल बॉल जो थे अर्न टू में 4 थे, 2 आपने निकाले हुए हैं, तो वो आ जाएगा 4C2। यानी आपके पास अर्न टू में से आपकी ये जो वाइट रेड है, इसकी फेवर में आउटकम्स आती हैं 2C1 इंटू 1C1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 4C2। तो ये आपने यहाँ से निकाल ली, और ये प्रोबेबिलिटी बन गई इसकी। इसकी भी कैलकुलेशन की है, तो लकीली वो क्या आ गई है, 1/3 ही आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम, हमारे पास अर्न 3 रह गया। तो अर्न 3 में आप देखते हैं कि आपको चाहिए, अर्न 3 में भी आप, अर्न 3 में 4 वाइट हैं, लेकिन निकाले चुके 2 हैं, तो ये आ सकती है वाइट वाइट आ सकता है। इसी तरह जो अर्न 3 है उसमें आपके पास जो है ब्लैक बॉल जो है वो 3 है, तो ये आपके पास आ सकता है। और इसी तरह टोटल उसमें 12 हैं, तो 12C2। तो मैं ज़रा क्विकली चलता चलूँ कि ये आपको वाइट रेड चाहिए। अर्न 3 में 4 वाइट हैं, एक वाइट चाहिए, तो 4C1। और अर्न 3 में 3 रेड हैं और एक रेड चाहिए, तो 3C1। 4C1 इंटू 3C1 टोटल 12 हैं, और उसमें से 2 आपने निकाले हैं, वो बन जाएगा 12C2। तो 4C, ये प्रोबेबिलिटी फिर किस तरह बनेगी, फेवरेबल आउटकम्स बनेगी 4C1 इंटू 3C1, और जो टोटल आउटकम्स बनेगी वो 12C2, उससे डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 2/11। ये मैंने टिक्स लगाए हुए आपके सामने। ये मुझे चूंकि चाहिए ही वाइट रेड था, तो मैंने सिर्फ उसी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी मालूम की है, बाकियों की नहीं की है। इसी तरह मुझे सिर्फ चाहिए ये था वाइट रेड, तो इस ब्रांच की मैंने प्रोबेबिलिटी मालूम की है, बाकी अगर आप ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह इसकी मुझे वाइट रेड की चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली है। अब ज़रा बेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। we have to find the probability that 2 balls came from urn 3 given that these are white and red। यानी ये हमने मालूम करना है probability of urn 3 given that event WR has occurred since urn 1, urn 2 and urn 3 form the partition of the sample space। so using Bayes theorem we have, जैसे मैंने पहले बताया था, ये देख लें आप, पार्टीशन बनाने वाली Bayes theorem की जो इवेंट्स हैं वो BR हैं। तो इस वक्त पार्टीशन बनाने वाली जो इवेंट्स हैं वो अर्न 1, अर्न 2, अर्न 3 हैं। तो यहाँ भी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ BR सच दैट इवेंट ए हैज़ अकर्ड मालूम की है, और अब भी आप यही करेंगे। फार्मूला आपके सामने है बेस थ्योरम का, वही हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे फार्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 3 गिवन दैट डब्ल्यू है वाइट रेड हैज़ अकर्ड, तो किसके बराबर आएगा, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 3। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ BR था, उसकी जगह ये प्रोबेबिलिटी ऑफ BR आया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ BR कंडीशनल ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ BR, और ये रिवर्स हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल BR आ जाता है। यही हुआ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ BR की जगह क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 3, और यहाँ रिवर्स हो जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ WR such that अर्न 3 has event अर्न 3 has occurred। डिनोमिनेटर में भी आपके पास यही आना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ WR अर्न 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट रेड सच दैट अर्न 2 हैज़ अकर्ड। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ WR सच दैट अर्न 3 हैज़ अकर्ड। अब वैल्यूज लगा दें आप, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 3 हमने मालूम की है 1/3 है, और ये आपके पास क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न, जो जब अर्न 3 सिलेक्ट हुआ था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ WR 2/11 अभी हमने कैलकुलेट किया, ज़रा देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। अर्न 3 से, ये देखें, अर्न 3 से वाइट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/11, तो वही मैंने यहाँ पे लगाई थी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1 भी 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ WR फ्रॉम अर्न 1, यानी वाइट रेड अर्न 1 से जो आया था उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। इसी तरह यहाँ पे भी 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 2 है, और ये अर्न 2 से जो वाइट रेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 3 1/3 है, और अर्न 3 से वाइट रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/11 है। अब ये आपके सामने
सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, सिंप्लीफिकेशन आप कर लेते हैं और वो आ जाती है 3/14, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.214। पिछले क्वेश्चन में उसने तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो थी उनकी प्रोबेबिलिटीज मांगी थी, यानी मशीन ए से, मशीन बी से और मशीन सी से। यहाँ सिर्फ उसने एक ही अन की मांगी है, तो वो आपने मालूम करके दे दी है। अब क्वेश्चन तब्दील करके वो अन वन की भी मांग सकता है कि रेड वाइट रेड केम फ्रॉम अर्न वन, उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें। और उस सूरत में आप यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, अर्न वन आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वही आप कैलकुलेशन की मदद से जो आपने कैलकुलेशन की होगी वो लगाएंगे आप यहाँ पे। यहाँ पे अर्न वन आ जाएगा, यहाँ भी अर्न वन आ जाएगा, और बाकी आपके डिनोमिनेटर में फार्मूला तो वही रहना है। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोबेबिलिटी आप मांगे आपके पास वाइट रेड की, वो वाइट वाइट की भी मांग सकता है, वाइट ब्लैक की भी मांग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप फार्मूला जो है वो चेंज कर देंगे। फार्मूला वही रहेगा, लेकिन आप उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप चेंज कर देंगे। तो होपफुली आपको सारी चीज़ क्लियर होगी होगी और ये जो बेस थ्योरम को अप्लाई करना, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें से पूछने वाली है तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।